नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक गंभीर विषय पे हम चर्चा करेंगे अभय दुबे जी से, देश के जाने माने पत्रकार जो रोज एबीपी चैनल पर आते हैं। बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आखिर देश की सुरक्षा का ये हाल क्यों हो रहा है। हम आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, इन सारे मामलों में पिट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी 2 महीने नहीं हुए हैं प्रधानमंत्री जी को शपथ लिए हुए। मोदी पार्ट 3, लगभग 1.5 दर्जन हमारे बहादुर फौजी अपनी जान खो बैठे से हाथ धो बैठे हैं। आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। सोच सकते हैं आप, 1.5 दर्जन लोग। कश्मीर में 370 हटने के बाद बड़े बड़े जोर से दावे किए जा रहे थे, हम वहां प्लॉट लेंगे। पूछिएगा अपने अड़ोस पड़ोस में जो भक्तों की टोली है, उसमें से कितने लोगों ने प्लॉट ले लिए। कश्मीर में ये चर्चा आम होती है कि मैं गया था वहां पे, कि वहां के गवर्नर साहब की कहानियां, किस्से, करप्शन की बातें गली गली में गूंज रही है। उत्तर प्रदेश में एक ठग पकड़ा गया, संजय शेरपुरिया, कहा गया बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ठग है। कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस ठग से 25 लाख रुपए ले रखे हैं। शपथ पत्र में कहा कि हाँ, संजय शेरपुरिया से 25 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। आप सोचिए, अगर आपसे कोई ठग पकड़ा जाए और आपके थोड़ा बहुत भी लेन देन हो, 1 लाख रुपए का भी लेन देन हो, तो पुलिस मार मार के लाल कर देगी आपको। लेकिन मनोज सिन्हा अभी भी अपने पद पर हैं, तमाम किस्सों कहानियों के बाद पद पर हैं। और बात फिर जब पड़ोसी मुल्कों की आती है, तो हमारे इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ कि हम रॉ की जो एक्टिविटी होती है उसके श्रेय लेने लगे हैं कि अरे देखो, अपने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार दिया, हमने बांग्लादेश में मार दिया, हमने कनाडा में मार दिया। भक्तों की टोली कह रही है। इससे पहले बहुत बहुत ऑपरेशन हुआ करते थे, रॉ का नाम भी नहीं आता था, पता भी नहीं चलता था। कल मैं सेना के एक बहुत बड़े अफसर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, लेकिन मंचों पे बात नहीं की जाती थी सर्जिकल स्ट्राइक पे। हमारे पूरे अड़ोस पड़ोस में, विदेशों में जो कुछ घटा, हमें पता ही नहीं था। डोभाल साहब क्या कर रहे हैं? मोदी जी के दुलारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या पिक्चर बनवाने में व्यस्त हैं? बेटी के कारोबार में व्यस्त हैं? ये तमाम मुद्दे में अभय दुबे जी से पूछे। बहुत गंभीर चर्चा है, देश हित में चर्चा है, देश को जानने का अधिकार है, इसलिए चर्चा है, जरूर सुनिएगा। और एक रिक्वेस्ट और एक खुशखबरी आपसे कि हमारा 4 PM म्यूजिक का दूसरा गाना लॉन्च हो गया, तिरंगा। हमारी जान, हमारी आन, हमारी बान, हमारा स्वाभिमान है तिरंगा। हमने तिरंगा के ऊपर एक बहुत अच्छा गाना शूट किया, महाराष्ट्र में हमने शूटिंग करी। 4 PM म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। हमारा पहला गाना वंदे मातरम, उसको लाखों लोगों ने देख लिया। 4 PM म्यूजिक का ये बड़ोस में लोगों है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 4 PM म्यूजिक कभी ज्वाइन नहीं किया है, तो अपने यूट्यूब पे 4 PM म्यूजिक डालिए और जरूर सब्सक्राइब करिए। और वंदे मातरम और तिरंगा, इन दोनों गीतों को जितने अपने दोस्त हैं उन सब तक जरूर भेजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अभय जी की बात सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। कई सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं देश की सीमाओं पर, देश के भीतर, जिस पर चिंता होती है। धारा 370 हटाने के बाद दावा किया सरकार ने कि अब तो आतंकवाद की कमर टूट गई, आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन अभी मोदी सरकार पार्ट 3 में ही 1.5 दर्जन बहादुर सैनिक हमारे फौज के कश्मीर में उनकी मृत्यु हो गई है, आतंकी हमलों में मौत हो गई। रुक नहीं रहा सिलसिला। बांग्लादेश में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, हमारा इंटेलिजेंस फेल था, हमें पता ही नहीं था। वरना शेख हसीना को बुला के हम ये कदम उठाते नहीं, कोई रास्ता और निकाल सकते थे। पूरा बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया। पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध खत्म हो गए। सेना में अग्निवीर जैसे मुद्दे को लेकर एक बहुत बेचैनी पैदा हो गई। इन सारे सुरक्षा कारणों पर एक इंडियन एक्सप्रेस पे लेख छपा है, आपने भी पढ़ा होगा। क्या डोभाल साहब आराम फरमा रहे हैं? डोभाल साहब पिक्चर शूट कराने में व्यस्त हैं? डोभाल साहब अपने ऊपर पिक्चर बनाने में बिजी हैं, या बेटे के कारोबार देखने में बिजी हैं? ये देश की सुरक्षा पे इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आज जो लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आंखें खोलने वाला है। आपका क्या मानना है? देखिए, अजित डोभाल साहब कभी विदेश सेवा के अफसर नहीं रहे। ये तो एक हकीकत है। अजित डोभाल साहब तो आईपीएस थे, इंडियन पुलिस सर्विस में थे, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी रहे हैं वो। और जो जासूसी विदेशों में कुछ भारत की जो जासूस भेजे जाते थे, या जो भारत की गुप्तचर प्रणाली है, उसके ऊपर उनका उन्हें अच्छी जानकारी है। और उस मामले में मैं उन्हें मानता हूं कि उन्हें दक्ष कहा जा सकता है।
लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद होता है वो पद मुझे लगता है कि किसी विदेश सेवा के अफसर के पास होना चाहिए, क्योंकि वो तभी समझ पाएगा कि आखिरकार जो करना क्या है उसे। आप मुख्य तौर पे देखिए, विदेश सेवा के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसका मैंडेट क्या होता है, वो प्रधानमंत्री की किस काम में मदद करता है। वो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में प्रधानमंत्री की मदद करता है, आणविक ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी के बारे में नीति बनाने में प्रधानमंत्री की मदद करता है। उसके बाद में अंतरिक्ष से संबंधित जो नीतियां होती हैं उसके संबंध में प्रधानमंत्री की मदद करता है, और प्रतिरक्षा नीतियों में प्रधानमंत्री की मदद करता है, और विदेश नीति में प्रधानमंत्री की मदद करता है। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि मैं मानता हूं कि जो अजित डोभाल की बुनियादी योग्यताएं और प्रशिक्षण है उससे परे चली जाती है। अब जरा इसको आप थोड़ी देर के लिए, इस विश्लेषण को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। मैं एक दूसरी बात पे आता हूं। हमेशा भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि आजादी की बात से ही इंदिरा गांधी के जमाने में या जवाहरलाल नेहरू के जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नहीं होता था, कोई एनएसए नहीं होता था। एनएसए 1999 में पद बना, और 1999 में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद बना, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई गई, और उसी के साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का उसके अंदर पद का सृजन किया गया, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट तैयार की गई। इस तरीके से एक सुरक्षा प्रतिष्ठान बना जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीधे सीधे उनको राय देते हैं और तमाम सारे बंदोबस्तों में भाग लेते हैं। जब भी कोई विदेश नीति संबंधी, कोई प्रतिरक्षा नीति संबंधी कोई संकट खड़ा होता है, प्रधानमंत्री ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जरिए वो उस संबंधित देश के राष्ट्राध्यक्ष से तुरंत मुलाकात करेंगे। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस संबंधित देश के जो दूसरे उनके समकक्ष अफसर हैं उनके साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, हॉटलाइन पे, और वो फटाफट उस प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत कराते हैं ताकि अगर कोई विदेश नीति संबंधी संकट आया है तो उस संकट का निवारण किया जा सके। अब हो क्या रहा है कि 2021 में 15 अगस्त 2021 को जब भारत में 15 अगस्त मनाया जा रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री वहां लाल किले के ऊपर वो झंडारोहण कर रहे थे 2021 में, तभी अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी पलायन कर गए वहां से, और उनकी जगह तालिबान ने सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। भारत का जो सुरक्षा प्रतिष्ठान है वो सोता हुआ रह गया। हम सब लोग चौंक के जगह कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद में ये बात यहीं तक नहीं रुकी, इससे इन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। 17 नवंबर 2023 को मालदीव में इब्राहिम सोलिह, जो वहां के राष्ट्रपति थे, जो भारत समर्थक राष्ट्रपति थे, वो चुनाव हार गए और उनकी जगह प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइज्जू की नीति ये थी कि भारत विरोधी नीति थी, और उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा था कि राष्ट्रपति बनते ही भारत की जो यहाँ पे फौज है, जो लोग हैं, ये सबको यहाँ से निकाल लेंगे मालदीव। और वो सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। एकदम पूरी भारत विरोधी सरकार है वो, और एक एक भारत के सैनिक और भारत की जो फौजी उपस्थिति वहां पे थी, सबको वहां से हटा दिया गया है। सब लोग वापस भारत लौट आए। इस वक्त मालदीव पूरी तरीके से भारत की जो ऑर्बिट है, भारत की कक्षा जो है, उससे पूरी तरीके से बाहर है। ये भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को कुछ भी नहीं पता था। यानी उसको पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि वहां के जो इब्राहिम सोलिह हैं वो चुनाव हारने वाले हैं और मोहम्मद मुइज्जू चुनाव जीतने वाले हैं। इसके लिए कोई पेशबंदी, कोई बंदोबस्त, किसी किस्म का कोई इंतजाम, किसी किस्म का कोई तैयारी हम लोगों ने नहीं की। इसके बाद आ जाइए 5 अगस्त 2024 को। लंबे अरसे से बांग्लादेश के अंदर छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन हुआ आरक्षण के सवाल पे था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को केवल 3% में सीमित कर दिया, फिर भी वो आंदोलन चलता रहा। उसके बाद वो डेमोक्रेसी के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर आंदोलन चला। भारत का जो सुरक्षा प्रतिष्ठान था, जिसकी बांग्लादेश में प्रचुर मौजूदगी थी, वो सुरक्षा प्रतिष्ठान मानता रहा कि शेख हसीना इस आंदोलन से निपट लेंगे। उसे ये अंदाजा नहीं हो पाया
कि बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश की फौज दोनों ही, पुलिस अक्षम हो गई है इस आंदोलन को कुचलने में, फौज कुचल सकती थी लेकिन फौज शेख हसीना की बात मानने से इनकार कर देगी। फौज ने शेख हसीना का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि बांग्लादेश के जो थल सेना अध्यक्ष थे जनरल वकारुज्जमा, वो शेख हसीना के नजदीकी रिश्तेदार थे, उनकी भतीजी से उनकी शादी हुई है, भतीजी उनकी पत्नी है। जब हसीना उन्होंने आदेश किया कि भाई आप इस आंदोलन से निपटिए, छात्रों वात्रों को ठिकाने लगाइए, तो वो गए वहां पर, कहा कि अब आप यहाँ से निकल लीजिए, आपका बचना मुश्किल है, बात पूरी तरह हाथ से निकल गई है। और शेख हसीना वहां से हेलीकॉप्टर उन्होंने मुहैया कराया, वहां से बैठकर आजकल मेरे घर के पास ही हिंडन है, यहाँ पे शेख हसीना टिकी। तो अब आप इसको, यहां भी भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान को कुछ नहीं पता था, और ऐसा तब है जबकि भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान अतीत के किसी भी सुरक्षा प्रतिष्ठान के मुताबिक विस्तृत और बहुत बड़ा है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनी थी, उस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो सेक्रेटरीट थी, उस सेक्रेटरीट में नरेंद्र मोदी के जमाने में एक होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और 4 डिप्टी एनएसए और होते हैं, 4 डिप्टी एनएसए उसमें काम करते हैं। और अभी 2024 में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली, नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने उसमें एक एडिशनल एनएसए भी शामिल कर दिया। यानी अब कुल मिलाकर देखें तो 6 एनएसए हैं। उसमें अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके नीचे 4 डिप्टी उप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और एक एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। 6 आप देखिए, 6 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं व्यवहारिक रूप से। लेकिन ये लोग न तो अफगानिस्तान में होने वाले सत्ता परिवर्तन को भांप पाए, न ही ये मालदीव में होने वाले सत्ता परिवर्तन को भांप पाए, और न ही ये ढाका में जो जबरदस्त संकट उभरने वाला है, जो अभी तक भारत के गले में शेख हसीना पत्थर की तरह लटकी हुई है, न उसको वो भांप पाए। इस तरह स्पष्ट रूप से, मतलब इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि भारत का सुरक्षा प्रतिष्ठान बिल्कुल बेकार साबित हुआ है। इसके अंदर फौरन ही इसको नीचे से ऊपर तक बदलना चाहिए, इसकी एक ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, इन सब लोगों को बदला जाना चाहिए, और अच्छे लोग जो भारतीय विदेश सेवा के कोई योग्य अफसर हों, उनको इन सब लोगों को हटा के उनकी जगह लाया जाना चाहिए। ये लोग पूरी तरीके से विफल साबित हो चुके हैं, साल दर साल इनकी विफलताएं हम लोगों के सामने आ रही हैं। और इस पूरे प्रकरण को जो विख्यात राजनयिक हैं और विदेशी मामलों पर अखबारों में लगातार लिखते रहते हैं, टीवी पर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, अत्यंत वरिष्ठ और सम्माननीय है विवेक काटजू, उन्होंने इसको पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, और एक एक बात खोलकर उन्होंने इस बात को लिखा है, जिससे ये सब बातें स्पष्ट हो गई हैं कि हम लोगों की समस्या दरअसल है क्या। जब तक ऐसे लोग सुरक्षा प्रतिष्ठान के इंचार्ज नहीं होंगे जिनकी आंखें और कान खुले रहें। अब इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं भाई, ठीक है, आज साफ दिखाई पड़ता है कि ये ठीकरा अजित डोभाल के दरवाजे पर फोड़ा जाना चाहिए। हर कोई व्यक्ति कहेगा कि ये ठीकरा अजित डोभाल के दरवाजे फोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो बहुत सी चीजें इसमें गुप्त होती हैं। 1968 में भारत में एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी, भारत की एक अंतरराष्ट्रीय जासूसी संस्था का ढांचा खड़ा किया गया था, जिसको हम लोग रिसर्च एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं, रॉ के नाम से जानते हैं। 1968 से ये काम कर रही है लगातार। अभी पिछले दिनों उनका एक नया चीफ आए हैं, रवि सिन्हा उनके नए चीफ बनाए गए हैं रॉ के। उससे पहले जो रॉ के चीफ थे वो रिटायर हो चुके हैं, 3 बार उनको सेवा विस्तार दिया गया, और वो शायद उनका नाम था सामंत गोयल थे, और उनको इस बार जेड सिक्योरिटी मिली हुई है रिटायरमेंट के बाद। सब लोग पूछते हैं इस बात को भाई कि सामंत गोयल साहब रिटायर हो गए, उनको जेड सिक्योरिटी क्यों दी? जेड सिक्योरिटी तो जो रॉ के संस्थापक माने जाते थे रामनाथ काव, उनको भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। उनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, क्यों मिली हुई है? किससे खतरा है उनको? सब लोग जानते हैं किससे खतरा है, लेकिन ये बात कही नहीं जा सकती यहाँ पर। तो पूरा मामला पूरी तरह संदिग्ध है। फिर अजय डोभाल के खेमे में अगर झांका जाए तो वहां भी आपको कुछ अफसोस और कुछ
निराशा हासिल होगी, क्योंकि वहां से भी आपको इस तरह की सुगवाट मिलेगी कि भाई अजय डोभाल की कौन सुनता है। दरअसल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बागडोर जो है तो किसी और अदृश्य शक्ति ने संभाल रखी है। वो कौन है, सब लोग जानते हैं वो कौन है, लेकिन उसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो मेरा कहना यह है कि काफी घपला, काफी गड़बड़ियां, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपरिभाषित हैं, जिनको साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं, विदेश नीति को कमजोर कर रही हैं। अभी इसमें एटॉमिक ऊर्जा और स्पेस पॉलिसी, इन सबका तो नंबर ही नहीं आया, कोई इससे संबंधित संकट नहीं आया। तो ये एक ऐसी एक काफी बड़ा संकट है। मुझे चाहिए कि, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके इसको दुरुस्त करें, क्योंकि मोदी जी भी नहीं चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से कि ऐसा हो, कोई नहीं चाहेगा ऐसा हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहेगा। लेकिन लाइतलाली में, लापरवाही में अगर मान लीजिए ऐसा होता रहा तो हम लोगों को कभी बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी, लेकिन ये काम तो सिलसिला तो लगातार एक के बाद एक सालों से चल रहा है ना। हम चूक रहे हैं, लगातार ये बात सामने आ रही है, देश के सामने आ रही है कि हमारी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल हो रही है, हर मामले में फेल हो रही है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। और रॉ के मामले में बदनामी हुई, अमेरिका में एक अब भले वो आतंकी हो लेकिन उसकी हत्या के प्रयास में एक भारतीय नागरिक बंद है। अमेरिका में पहली बार रॉ का ऑफिस बंद कर दिया गया। कनाडा ने हमारा विरोध किया, प्रतिरोध किया। ऑस्ट्रेलिया ने सही कह बड़ा रहे हैं आप। मैंने ये सब बातें, संजय जी, मैंने ये सब बातें कही नहीं, क्योंकि ये सब बातें एक लंबा सिलसिला है, सब लोग इन बातों को जानते हैं, अखबारों में सारे विवाद हैं। रॉ इसके अंदर इम्प्लीकेटेड है पूरी तरीके से, और रॉ के साथ साथ में पूरी भारत की विदेश नीति और जो सुरक्षा सलाहकार प्रतिष्ठान है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर फंसा हुआ है, इम्प्लीकेटेड है। भाई हमारे जो रॉ के रिटायर्ड सामंत गोयल साहब हैं, रिटायर्ड चीफ, उनको जेड सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है? मतलब कोई ना कोई तो बात है ना उसके अंदर। इन तमाम बातों की तरफ ध्यान देकर प्रधानमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस पूरे मसले, देश के नागरिक होने के नाते हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम, आम लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं। नहीं पता। जनता विदेश नीति के बारे में सबसे कम जानती है। अमेरिकी चुनाव जो होता है उसमें विदेश नीति एक बड़ा मुद्दा होती है। भारत में कभी विदेश नीति का मतलब केवल ये है कि पाकिस्तान और चीन से भारत क्या कर रहा है, बस। इसके अलावा भारत में मोटे तौर पर विदेश नीति, अखबारों में भी विदेश नीति की इन्हीं संबंध में चर्चा होती है। अब मालदीव के बारे में कौन विदेश नीति में दिमाग खपाएगा, श्रीलंका के बारे में कौन दिमाग खपाएगा, बांग्लादेश के बारे में कौन, माना जाता है छोटे छोटे देश हैं, इनसे हमारे कभी युद्ध नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब ऐसी स्थिति है जिसके बारे में अब समय आ गया है कि गंभीरता से इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए। देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त एक सुरक्षा, केवल अजित डोभाल को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। 2018 में आके उन्होंने इसको विस्तार दिया। शायद डोभाल साहब ने उनको राय दी होगी, 4 डिप्टी सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। अब आगे 2024 में उन्होंने उनसे एडिशनल सुरक्षा सलाहकार भी जोड़ दिया, 6 हो गए। उसके बावजूद भी जो क्वालिटी है काम की, वो सुधरी नहीं। देखो ठीक है ना, मुझे तो याद आ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि रॉ का ऑफिस एक दिन में बन गया और रॉ ने एक दिन में एक्टिविटी शुरू कर दी हो। बांग्लादेश बना था, इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान को तोड़ दिया गया था, बांग्लादेश बना दिया गया था। आज भी कहा जाता है कि रॉ की बहुत बड़ी भूमिका थी, इंटेलिजेंस की भूमिका थी। रॉ कभी नाम में नहीं आता था, चर्चा में नहीं आता था, किसी मुल्क में कभी नाम नहीं लिया गया कि रॉ के लोगों ने ये काम कर दिया, और काम भी यही होता है। ऐसा है कि ये जो खुफिया गतिविधियां होती हैं, ये कोई अखबारों में खबर छपा के डींग मारने के लिए थोड़ी ना होती है। ना इनका मकसद ये होता है कि इनको बता के हम अपनी पीठ ठोके। अब यहाँ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तथाकथित संघ विचारक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अनऑफिशियल, अनधिकृत प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, तो टीवी चैनलों पे छाती ठोकते फिरते हैं कि हम हर जगह जाके सब लोगों को फिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठोक रहे हैं। हाँ, ठोक रहे हैं हम लोग। और तुलना करते हैं अपनी मॉसरेट के साथ। रॉ की तुलना मॉसरेट से की जाती है, और इस बात को लेकर ये अपनी पीठ ठोकते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं कि इसमें जो मस्कुलर नेशनलिज्म, मतलब जो भारत जो है एक बाहुबली राष्ट्रवाद जो है, वो हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। जबकि स्थिति यह है कि पड़ोस के देशों की राजनीति किधर जा रही है, इसका अनुमान तक नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन मूर्ख और शेखीखोर किस्म के तमाम प्रवक्ता सार्वजनिक जीवन में डींगे मारते हुए घूमते हैं, वोट तब भी नहीं मिल रहा है।
वोट कम होता जा रहा है। मतलब दुर्भाग्य ये है, इसके बावजूद अगर ये सब कहने से कुछ वोट बढ़ जाते, वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। वो भी नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले भी लॉ ये करता था, इससे पहले भी लॉ करता था, विदेशों में बड़े ऑपरेशन हो जाते थे, कभी कोई जिक्र नहीं हमेशा करता था। कौन देखिए, आप रॉ के किसी अफसरों से निजी तौर पर बातचीत करें, वो यही कहते हैं कि भाई हम कोई वोट, हमारे कामों के जरिए वोट अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे हम सब लोग फंस जाते हैं। ये तो उनके खिलाफ जाती है ये बात। ये हाँ, और क्या आप ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान में 2 आतंकी मारने में रॉ का हाथ था, जो बदनामी है, देश की बदनामी है। लेकिन यहाँ तो म्यांमार में, ये बर्मा में, कहीं पे भी छोटी-छोटी सी कोई घटना हो जाए तो हम लोग बड़ा शेखी करते हैं। और तो और मुझे तो याद आ रहा है कि ऐसा थोड़ी ना है, सेना के एक बहुत बड़े अफसर से मेरी बात हो रही थी कल। वो कह रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना है, बहुत बड़े अफसर हैं। वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार थोड़ी ना हुई थी, हिंदुस्तान में जाने कितनी बार करी थी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा मंचों पे होने लगी, वोट मांगने के लिए। भाई, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर चुनाव लड़ा। एक उड़ी वाली सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म बनवाई इन लोगों ने, फिल्म बनवाई। वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार भी है, उसमें अजय डोभाल का किरदार भी है, उसमें परेश रावल ने किया है। वो हर एक बात करने के बाद एक टेलीफोन तोड़ता, एक मतलब सेल फोन तोड़ के फेंकता है। बगल में एक आदमी झोला लिए चलता रहता है, उसमें सेल फोन, बिल्कुल जोकर की तरह अजय डोभाल को उसने पेश किया है उसके अंदर। वो अभी भी मैं कल परसों देख रहा था, वो एक बात करता है और उसको तुरंत सेल फोन तोड़ देता है, और फिर वो बगल में एक आदमी झोला लिए चलता रहता है, उसमें टूटा हुआ सेल फोन डाला जाता है। मैं कल परसों में देख रहा था, कोई और पिक्चर फिर डोभाल साहब पे बनने। वही मैं कह रहा हूँ, आपका फोकस केवल शेखी बनाने पे, केवल फिल्में बनाने पे है, या फिर देश की सुरक्षा में करने पे, ये चीज नहीं तय हो पा रही। सर्जिकल स्ट्राइक को ऐसा मुद्दा बना दिया गया, चुनाव लड़ लिया गया, और सेना की हालत यह है कि सेना को अग्निवीर के मुद्दे पे खड़ा कर दिया गया। सेना के अंदर क्रांति जैसी स्थिति, मतलब गुस्सा बहुत बढ़ गया सेना में। अब आप सारे केंद्रीय बल जो है, सीआरपीएफ में कोटा, बीएसएफ में कोटा, आप सेना के ट्रेंड अफसर को, महीने के ट्रेंड वाले को यहाँ पे आके इन सेंट्रल फोर्सेज में कोटा देंगे। ये परंपरा भी तो खराब शुरू कर रही है सरकार। चिंता क्यों नहीं करती सरकार इस मुद्दे पर? असल में है क्या कि जो नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अब तो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, 11वीं साल चल रही है, तब से इन्होंने हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया। देखिए, विदेश नीति का राजनीतिकरण कभी नहीं किया जाना चाहिए। आपकी जो एक्सटर्नल एस्पियनेज है, यानी विदेशों में जो आपकी गुप्तचर्या है, विदेशों में जो आप जासूसी कराते हैं अपने राष्ट्रीय हितों को सिद्ध करने के लिए, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए, उसका कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं या कोई भी मंत्री जब शपथ लेते हैं तो उसमें गोपनीयता की शपथ होती है। गोपनीयता की शपथ, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक पूरा करेंगे। शपथ के 2 हिस्से होते हैं। एक तो वो है कि संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को पूरा करेंगे, उसके बाद शपथ का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। हम लोगों को भी याद सी हो गई है कि वो गोपनीयता की शपथ अलग से होती है। हाँ। और आप अगर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करके जो है उसका राजनीतिकरण करके तमाम छिछले किस्म के जो तमाम प्रवक्ता इधर उधर घूमते रहते हैं और एक बाहुबली किस्म का राष्ट्रवाद हमने खड़ा कर दिया है, इस प्रकार की दावेदारियां ठोकते हैं, इससे फायदा उनको कुछ हो नहीं रहा है। मैं ये मानता हूं देश को नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, और सब हर व्यक्ति नुकसान में है। ये बात ख्याल आता क्यों नहीं है? मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा कि जनता के अंदर ये फीलिंग गलत जा रही है। मोदी जी का जो मॉडल है ना, मतलब मोदी जी का मॉडल बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित मॉडल है। वो चाहते हैं कि हर चीज का श्रेय उनको प्राप्त हो। अगर कहीं कोई जासूसी के काम में सफलता प्राप्त हो जाए तो उनकी आत्मा कुलबुलाती है, जल्दी से इसका श्रेय ले लिया जाए। अब खुल के नहीं ले सकते तो इस तरीके प्रवक्ताओं के जरिए, इस प्रकार की जो सार्वजनिक जीवन में बकवास की जाती है, इसके जरिए वो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर चीज का सरकारीकरण कर दिया गया है और हर चीज का राजनीतिक श्रेय ले लिया जाए, ताकि बिल्कुल अपने आप को भारत के एक ऐसे खुदा के रूप में, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब नारेबाजी क्यों होती है? मोदी है तो जासूस भी मुमकिन है, मोदी है तो सारी वो कामयाबी भी मुमकिन है, मतलब इस प्रकार का पूरा मामला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कश्मीर का जो हालात, मैंने शुरुआत से बात करी कि कश्मीर लगातार बिगड़ रहा है। मैं पिछले दिनों कश्मीर गया, अभय जी, मुझसे कम से कम 1 दर्जन मौजूद लोगों ने कहा कि कश्मीर में भ्रष्टाचार 1000 गुना बढ़ गया। मौजूदा जो गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार ने ठग पकड़ा। संजय शेरपुरिया नाम था उसका, बड़ा चर्चित ठग था, वो जेल में रहा 1.5 साल। उस ठग से 25 लाख रुपया मनोज सिन्हा ने ले रखा है। शपथ पत्र में है, जो लोकसभा के चुनाव में दिया गया शपथ पत्र, उसमें जिक्र है कि 25 लाख रुपए उधार भाई मनोज सिन्हा के शपथ पत्र में जिक्र है। शपथ पत्र में है, मनोज सिन्हा के शपथ पत्र में है कि 25 लाख रुपए का ऋण संजय शेरपुरिया से। अब ये अब कल्पना करिए, एक ठग पकड़ा जाए और उसने आपको 25 लाख रुपए का लोन दे रखा हो, पुलिस क्या 1 घंटे के अंदर आपको उठा के बंद नहीं कर देगी, आपसे पूछताछ नहीं करेगी? संजय शेरपुरिया से तुमने इस यहाँ के एसटीएफ ने कहा ये इंटरनेशनल ठग है, ये इतना बड़ा ठग है कि प्रधानमंत्री के घर के पास रहता था। कभी ये नहीं पूछा गया मनोज सिन्हा से कि तुम्हारा इस ठग से रिश्ता क्या है, तुमने 25 लाख रुपए क्यों ले रखे? कश्मीर में इतनी ज्यादा करप्शन के आरोप हैं और सत्यपाल मलिक ने बताया था कि कश्मीर में चल क्या रहा है, 300 करोड़ की फाइल का बड़ा सुर्खियां हुई, लेकिन तब भी गवर्नर साहब वहां के जो ठेके पट्टे हैं, मतलब एक जने ने मुझसे कहा कि जरा लिस्ट निकलवा लीजिए गैस हाउस में गाजीपुर के कितने लोग रुके हैं और ठेकों में गाजीपुर के कितने लोगों का रोल है, तो मनोज सिन्हा जी की कली खुल जाएगी। कश्मीर के हालात बेकाबू हैं और मनोज सिन्हा जी वो वस्त्र पहन के माला जपते हुए फोटो वायरल करा रहे हैं। तो क्या कश्मीर में एक कड़ा प्रशासक नहीं चाहिए इस दौर में? ये ख्याल भी नहीं आ रहा सरकार को। देखिए इस कश्मीर, इसकी पीछे थीसिस क्या है, उस थीसिस को समझना चाहिए। थीसिस ये थी कि अगर हम धारा 370 के जरिए, धारा 370 की जिस धारा के जरिए कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त होता था, अगर वो हम हटा देंगे तो कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। और पाकिस्तान, मतलब इसके पीछे आश्वासन, दावा ये था मतलब कि कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी और कश्मीर में जो अलगाववादी राजनीति होती है हुर्रियत वगैरह के नेतृत्व में, उस राजनीति का बुनियादी तर्क समाप्त हो जाएगा और कश्मीर भारत की मुख्य धार में आ जाएगा। जैसे ही कश्मीर भारत की मुख्य धार में आएगा वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मतलब एक जादू। अमित शाह जब आए लोकसभा में और उन्होंने ये किया तो टीवी के ऊपर जो कि पंडित लोग, कश्मीरी पंडित लोग और उनके प्रवक्ता लोग जो बैठे हुए थे, वाह 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 क्या हुआ, वाह वाह आज धन्य हो गए हम, वो ये सब बातें कही उन्होंने। बिल्कुल उनके चेहरे से लग रहा था कमाल कर दिया, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। खैर, अब आपने संसदीय अपनी जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल करके अपना जो विचारधारात्मक एजेंडा है पूरा किया। एक देश एक निशान, ये सब चीजें जो नारे लगाते थे, ये सब नारे आपने पूरे कर दिए। अब इसके बाद जो कश्मीर में सुधार होना चाहिए था, वो सुधार तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाई। हाँ, उसके लिए तमाम इधर उधर के तर्क दिए कि अब इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे। जानती थी उम्मीदवार खड़े करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे। गिनती के वोट मिलते हैं उनको, गिनती के। ये स्थिति थी। हाँ, तो ये जब हालत है आपकी, इसका मतलब है जो कश्मीर प्रकरण है इनकी, ये तो आंतरिक नीति, विदेश नीति नहीं है, तो आंतरिक नीति है भारत की, वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। मणिपुर फ्लॉप, कश्मीर फ्लॉप। अब देखिए ना क्या स्थितियां हैं इनकी। मालदीव फ्लॉप, बांग्लादेश फ्लॉप, श्रीलंका फ्लॉप, अफगानिस्तान फ्लॉप। सारा बड़ा एक फ्लॉप, बहुत बड़ा, एक बहुत विशालकाय फ्लॉप इनके ऊपर सवालिया निशान बनकर लटक रहा है। बिल्कुल ठीक बात है अभय जी। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, वो जल्दी से ठीक कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग भी मान लेंगे कि हाँ ये ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को दी। धन्यवाद, आभार। ये थे अभय दुबे जी और आपने सुना कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पे, हमारे विदेश में सुरक्षा के मामले पे कितनी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। मुझको यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी आपको, अपनी राय से अवगत रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।